अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से, जहां उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल से बहुत अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन आज हम एनालिसिस करेंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ से टर्किश आर्मी चीफ ने मुलाकात की है उसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो ऑफिशियल वीडियो जारी की गई है उसमें बहुत ही ज्यादा अहम चीजें हैं जिनको हमने एनालाइज करना है। तो हम इसे वन बाय वन शुरू करते हैं। जिस तरह चीजें तरतीब से बताई गई हैं हम उन्हें वैसे ही देखेंगे और उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पर बात की जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में यह बात की जाती है कि जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, उनको आगे लेकर चला जाएगा और एविएशन इंडस्ट्री में मजीद कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। अब इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो अहम ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एक तो कान एयरक्राफ्ट को लेकर है, यानी कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तुर्की बना रहा है उसमें पाकिस्तान और अजरबैजान भी अब शराकतदार है। यानी कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनेगा इसका पाकिस्तानी वर्जन एक अलहदा होगा, जिसमें वो होगा बेसिकली कान एयरक्राफ्ट, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान अपनी कुछ टेक्नोलॉजीज को ऐड करेगा अपनी जरूरियात के मुताबिक। एंड सेम इसी तरह अजरबैजान भी इस एयरक्राफ्ट को अपनी इन्वेंट्री में लेकर आएगा। उसके बाद जो बहुत अहम प्रोजेक्ट पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान चल रहा है वो BVR मिसाइल को लेकर है। आज के दौर में जो एयर वॉरफेयर है वो BVR मिसाइल पर मुनहसर होती है, और अगर किसी भी मुल्क के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मौजूद नहीं है या अच्छा BVR मिसाइल नहीं है तो वो मॉडर्न टैक्टिकल वॉरफेयर में बहुत पीछे रह जाता है। हमने इसकी रीसेंट मिसाल तुर्की को ही देखा, जहां तुर्की के पास एक मॉडर्न BVR मिसाइल नहीं था, जबकि तुर्की का जो सबसे बड़ा राइवल है ग्रीस, उसके पास मिटियोर मिसाइल्स हैं। उसके अलावा उसे F-16 ब्लॉक 70 भी मिल चुके हैं और उनके पास एडवांस AIM-120 मिसाइल भी मौजूद है, जबकि तुर्की के पास जो AIM-120 एमराम मिसाइल मौजूद है वो उससे लोअर कैटेगरी की, जिसकी वजह से BVR मिसाइल की वॉरफेयर की इस पूरी की पूरी कैटेगरी में तुर्की अपने मेन एनिमी से काफी पीछे रह जाता है। इसको लेकर तुर्की ने अपना एक इंडिजिनस BVR मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, और उसके साथ साथ दूसरी मुख्तलिफ सीरीज के मिसाइल भी थे, बोक्तुगान, बोजदुगान इनके नाम है। बहरहाल इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपना BVR मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे फाज 2 कहा जाता है। फाज 1 भी इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया था, बट उस वक्त फाज 1 की परफॉर्मेंस पाकिस्तान एयरफोर्स को उतनी ज्यादा बेहतर नहीं लगी, तो फिर फाज 1 को रिप्लेस कर दिया गया PL-12 या SD-10 मिसाइल से, जो कि पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे। एंड लेटर ऑन पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत PL-12 या SD-10 मिसाइल को अपने मुल्क में ही बना रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान शॉर्ट रेंज मिसाइल में अगर बात की जाए तो चाइनीज PL-5 मिसाइल्स को पाकिस्तान अपने मुल्क में बनाता है। अब पाकिस्तान बना रहा है फाज 2 मिसाइल, और इसकी रेंज होगी PL-15 जितनी, यानी कि 180 किलोमीटर के अराउंड, और 3.5 मैक की स्पीड के साथ ये आएगा। और लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ने अब ये ऐलान किया है बाकायदा तौर पर कि BVR मिसाइल जो होगा वो पाकिस्तान और तुर्की एक ही बनाएंगे मुश्तरका। आप उसे फाज 2 कह लें, टर्किश साइड पर आप उनका नाम दे दें, बहरहाल पाकिस्तान और तुर्की मिलकर BVR मिसाइल बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो TB2 ड्रोन है इसको TOT के तहत पाकिस्तान अपने मुल्क में बनाता है, और भी बहुत सी ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ J-10C एयरक्राफ्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां इसने 4 PL-15 BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है, जो कि 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ 2 PL-10E हाई ऑफ बोर साइड कैपेबल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के TB2 और अकंजे UCAV को यहाँ डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है, और पाकिस्तान अपने मुल्क में जितने भी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और उसके अलावा स्मार्ट बॉम्ब्स बनाता है, जैसे कि तकबीर है, उसके अलावा अलबत्तार है, ये तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तानी वेपन्स हैं ये पाकिस्तान के TB2 और अकंजे ड्रोन पर इंटीग्रेटेड है। यानी कि पाकिस्तान ने TB2 ड्रोन्स को और अकंजे ड्रोन्स को इस काबिल बनाया है कि ये ना सिर्फ टर्किश वेपन्स को कैरी कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। और फ्यूचर में इन तमाम चीजों को देखते हुए जो कंट्रीज इन टर्किश ड्रोन्स को खरीदेंगी वो पाकिस्तानी वेपन्स को भी इसी के तनाजुर में खरीद सकती हैं, अगर वो पाकिस्तानी वेपन्स में भी इंटरेस्टेड होंगी। सो इस वजह से जो एसोसिएटेड कंपनीज है उनका भी फायदा होगा पाकिस्तान और टर्किश साइड पर। उसके अलावा यहाँ ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि टर्किश एयरफोर्स को क्लोजली सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए और उसके साथ साथ उन्हें टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने के लिए। The Air Chief further highlighted the active role played by PF pilots in nursery to tactical level training of Turkish air crew. के अलावा फ्यूचर में कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस और मजीद ट्रेनिंग के लिए भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी मजीद टीम्स तुर्किया में भेजेगी और इसको लेकर मजीद प्लान्स भी पाकिस्तान तुर्की के मौजूद है। हमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का एक मंजर देखने को मिलता है जहां
जहां दो मुख्तलिफ किस्म के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डिजाइन देखे जा सकते हैं या मॉडल्स देखे जा सकते हैं। ये जो दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डिजाइन हैं, इस पर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली ये जो दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डिजाइन है, इन पर पाकिस्तान स्टडी कर रहा है कि फ्यूचर में जो हमारा एक PFX एयरक्राफ्ट होगा, या आप उसे पाकिस्तान का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कह लें, वो किस डिजाइन पर बेस होगा। जैसा कि हम अगर कान एयरक्राफ्ट को ही लेकर चलें तो टेक्नोलॉजी कान एयरक्राफ्ट की होगी, बट डिजाइन पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना हो सकता है। या उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कान एयरक्राफ्ट ही हो, बट उसके अंदर जो सब सिस्टम्स होंगे वो पाकिस्तानी मेड होंगे। तो यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, और ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टडी पर्पसेस के लिए ये मॉडल्स मौजूद हैं, जिनकी एरोडायनामिक्स को नेस्टैप के इंजीनियर्स थोरोली स्टडी करते हैं। फ्यूचर में जो टर्किश इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट करेंगी नेस्टैप के साथ। जो नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है, यही बुनियादी तौर पर वो बेसिक अदारा होगा जो फ्यूचर में जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको लीड करेगा, उनको लेकर चलेगा, और फ्यूचर में जितनी भी कोलैबोरेशन होंगी वो नेस्टैप के थ्रू ही होंगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस को लेकर और इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस को लेकर, यानी कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस ये काफी ज्यादा अहम होता है। सेम इसी तरह के बहुत से मुआहदे तुर्की और अजरबैजान ने भी किए हुए हैं, और अगर इस तरह के मुआहदे फ्यूचर में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं। और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान तुर्की से सीख सकता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान इन तमाम चीजों को लेकर चाइना की तरफ भी इंगेज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ये होती है, आपके जो सिस्टम्स हैं वो थोरोली इनक्रिप्टेड हो, दुश्मन उन्हें जल्दी जैम ना कर सके, दुश्मन आपके सिस्टम्स को हैक ना कर सके, और आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो, कोई रेडार सिस्टम है, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिस्टम है, वो बिल्कुल सिक्योर हो। क्योंकि इसकी मिसाल हम देख चुके हैं कि इंडियन जो एयरक्राफ्ट थे 27 फरवरी को उन्हें जैम कर दिया था, उनकी रेडियो कम्युनिकेशन को पाकिस्तानी जैम कर दिया था। सो अगर आप दुश्मन की कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं, दुश्मन के सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं, तो आपके अपने सिस्टम भी इतने स्ट्रॉन्ग जरूर होने चाहिए कि दुश्मन उनको एटलीस्ट हैक ना कर सके। क्योंकि आपने अगर दुश्मन के सिस्टम्स को हैक किया हुआ है तो आपको बेसिक अंदाजा हो जाता है कि हमारे सिस्टम भी फिर इतने स्ट्रॉन्ग जरूर होने चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए कि वो दुश्मन के साइबर अटैक से महफूज रहें। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।